नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय देगा किसानों को किसान ऐप का तोहफा। वैज्ञानिकों ने इजाद की सब्जियों की 3 नई किस्में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिलाएगा किसानों को तकनीकी जानकारी और संतुलित आहार से रुकेगा पशुओं का बांझपन। अब कृषि समाचार विस्तार से। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए एक किसान ऐप तैयार किया है, जिसे मार्च में लॉन्च कर दिया जाएगा। इस मोबाइल ऐप से किसानों को फसलों में होने वाले रोगों, कीटों और मौसम से बचाव की जानकारी समय रहते मिल जाएगी। साथ ही जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय से जुड़े सभी 12 कृषि विज्ञान केंद्रों को डिजिटल किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट से इस ऐप को किसान मुफ्त में डाउनलोड कर सकेंगे और मोबाइल का बटन दबाते ही सभी संबंधित सूचनाएं उनके सामने होंगी। हिसार के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सब्जियों की 3 नई किस्में विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। ये सभी किस्में उत्पादन में बेहतर और रोग प्रतिरोधक हैं। इन नई किस्मों में घिया की GH22 और एक संकर HBGH35 के साथ ही प्याज की HO4 किस्म शामिल है। घिया की संकर प्रजाति की औसत पैदावार 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसे गर्मी व बारिश के मौसम में बोया जा सकता है। इसकी दूसरी प्रजाति की औसत पैदावार 280 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये दोनों ही किस्में काफी समय तक खराब नहीं होती। प्याज की नई प्रजाति की औसत पैदावार 310 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसके कंद गुलाब की तरह लाल होते हैं। प्याज की इस किस्म को रबी मौसम में भी बोया जा सकता है। किसानों को आधुनिक तकनीकों और उन्नतशील खेती की जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई इस योजना में कृषि विशेषज्ञ कृषि गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को नई और आधुनिक तकनीक की जानकारी देंगे। साथ ही किसानों को किसान मेला व आयोजित होने वाली गोष्ठियों की जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा मोबाइल पर मौसम व अन्य सूचनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आचार संहिता समाप्त होने के बाद कृषि विभाग तकनीकी प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू करेगा। संतुलित आहार न मिल पाने से दुधारू पशुओं में बांझपन बढ़ता जा रहा है। पशुधन वैज्ञानिकों के अनुसार दुधारू पशुओं में जिंक, कॉपर और साधारण नमक आदि पोषक तत्वों की जरूरत अधिक होती है, जो कि खनिज लवणों से पूरी होती है। लेकिन अधिकतर पशुपालकों का ध्यान इस ओर नहीं जाता। इस समस्या से बचाव के लिए पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को जागरूक करने के साथ ही बांझपन शिविरों का आयोजन कर बांझ पशुओं का इलाज किया जाता है। इन शिविरों में पशुपालकों को कृमिनाशक दवा और खनिज लवण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। कृषि विभाग के अनुसार फसलों में चूहों से होने वाले नुकसान की समस्या प्रदेश में लगभग हर जगह देखने को मिलती है और हर वर्ष किसानों को इससे काफी नुकसान पहुंचता है। फसलों को चूहों से बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि जिंक फॉस्फाइड व एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग इससे छुटकारा दिला सकता है। वहीं एक अन्य उपाय में चूहेदानी में एक चूहे को बंद करके उसके ऊपर कई तरह के रंग का पेंट डालकर चूहे को खेत में छोड़ दें। इससे बाकी के चूहे अपने आप भाग जाएंगे। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार खेत के चारों तरफ अगर पतौरा घास काट कर लगा दी जाए तो बाहर के चूहे खेत के अंदर नहीं आ पाएंगे। खेत में अगर चूहों के बिल दिखाई दें तो उनमें उबले या भीगे चने डाल दें और यह प्रक्रिया 5 से 6 दिन दोहराएं। इसके बाद धतूरे और बेसरम के पत्तों को चने में डालकर उबाल लें। इसके बाद इन चनों को उन बिलों के पास डाल दें जिन्हें खाकर चूहे मर जाएंगे। आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। सबसे पहले बात करते हैं धान के औसत भावों की। लखनऊ की मंडी में 1460 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 1470 रुपए, गोंडा की मंडी में 1450 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 1480 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर चावल के औसत भावों की करें तो लखनऊ में 2235 रुपए, फैजाबाद में 2210 रुपए, गोंडा में 2150 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 2350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात करते हैं गेहूं के औसत भावों की। लखनऊ की मंडी में 1940 रुपए, फैजाबाद में 1840 रुपए,
गोंडा में 1,780 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 1,850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर लखनऊ में 6,225 रुपए, फैजाबाद में 6,000 रुपए, गोंडा की मंडी में 6,250 रुपए और शाहजहांपुर में 7,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर चना के औसत भावों की करें तो लखनऊ की मंडी में 7,400 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 7,100 रुपए, गोंडा में 8,800 रुपए और शाहजहांपुर में 8,850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ लखनऊ में 3,200 रुपए, फैजाबाद में 3,400 रुपए, गोंडा में 3,420 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 2,650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर आलू की औसत कीमतों की करें तो लखनऊ में 625 रुपए, फैजाबाद में 470 रुपए, गोंडा में 510 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब एक नजर टमाटर की औसत कीमतों पर। लखनऊ की मंडी में 675 रुपए, फैजाबाद में 550 रुपए, गोंडा में 580 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज लखनऊ में 1,150 रुपए, फैजाबाद में 930 रुपए, गोंडा में 960 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 770 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन लखनऊ की मंडी में 800 रुपए, फैजाबाद में 1,150 रुपए, गोंडा में 1,050 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 630 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। इन्हीं सब जानकारियों में आज हम आपके बीच मौजूद हैं जिला रायबरेली के ग्राम पुरेनेकानी में, जहां पर हम इस वक्त श्री राम वर्मा जी के खेतों के बीचों बीच खड़े हैं। हमारे चारों तरफ आप देख सकते हैं गेहूं के लहलहाते खेत हैं, लगभग जो 2.5 से 3 महीने की हो चुकी है। आइए हम श्री राम वर्मा जी से बात करते हैं और ये जानते हैं कि वो कब से खेती कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं और खासकर जो इस बार उन्होंने जो सीड ड्रिल के माध्यम से जो ये गेहूं की बुआई की है वो कैसे की है और कितनी ये लाभदायी हो सकती है। आइए हम श्री राम वर्मा जी से बातचीत करते हैं। श्री राम वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि जो आपने ये गेहूं की बुआई की है, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जो खेती किसानी लगभग कितने वर्षों से कर रहे हैं? हम खेती किसानी लगभग 20 वर्षों से कर रहे हैं और हम पहले परंपरागत ढंग से करते थे, छिटकवा बुआई करते थे, जिसमें हमारी लागत ज्यादा आती थी, उत्पादन कम मिलता था। अब हम 2-3 सालों से सीड ड्रिल मशीन से द्वारा बुआई कर रहे हैं और हमको इसमें उससे ज्यादा लाभ मिल रहा है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है, लागत हमारी कम आ रही है। जी। कौन कौन सी फसलों की बुआई करते हैं? लगभग गेहूं करते हैं, चना करते हैं, सरसों करते हैं और धान की करते हैं, गन्ना की करते हैं। मतलब यूं कहें कि लगभग सभी फसलों की, परंपरागत फसलों की आप बुआई करते हैं। तो सीड ड्रिल के माध्यम से आपने जो ये गेहूं की बुआई की है, जैसा कि हम इस वक्त देख सकते हैं, तो ये क्या नया तरीका, कैसे बुआई कर सकते हैं इस तरीके से? इस तरीके से गेहूं की बुआई हम सीड ड्रिल मशीन से करते हैं। हाँ। और जिसमें मतलब जो है यहाँ हमारे यहाँ किसान ज्यादातर जो है छिटकवा बुआई करते थे। हाँ। तो हमको वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया कि मतलब जो है आप जो है सीड ड्रिल से मशीन के द्वारा गेहूं की बुआई करें तो आपको उत्पादन ज्यादा मिलेगा। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप सीधे सीधे बताएं उनको देखकर, क्योंकि ये आपका अनुभव है तो हम आपका अनुभव उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि ताकि वो भी इससे सीखे और कुछ नए तरीके से कार्य करें। तो जो सीड ड्रिल का तरीका है, ये तरीका किस तरीके से होता है, मतलब कैसे बुआई होती है? ये सीड ड्रिल का तरीका ट्रैक्टर के द्वारा होता है जी, और इसमें बीज और खाद डाल दी जाती है, एक खाने में बीज और एक खाने में खाद। हाँ। और ट्रैक्टर के द्वारा इसकी जो बुआई की जाती है। तो जब ये बुआई कहती है तो आपको क्या अंतर लगा है? जो अपने पहले आप खेती किसानी किया करते, परंपरागत ढंग से गेहूं बोते थे, हमको अंतर ये लगा कि इसमें उत्पादन ज्यादा हो रहा है जी, और मतलब इसमें मतलब बीज की गुणवत्ता अच्छी बन रही है जी, और इसमें मतलब जो है सीड कम पड़ता है और खाद की मात्रा कम पड़ती है, लाभ हमको ज्यादा मिल रहा है। हाँ। और इसका जो है बीज जो होता है ये तो हवा में गिरता भी नहीं गेहूं,
और इससे बीज का दाना आकार भी अच्छा होता है, बालियां अच्छी आती हैं। बिल्कुल, जैसा कि हम इस वक्त देख सकते हैं श्री राम वर्मा जी, ये काफी अच्छी फसल हमें दिखाई दे रही है इस वक्त, लहलहाती हुई हरियाली बिल्कुल है फसलों में। जब आपने इसकी बुआई की, लगभग यूं माने कि 2.5 से 3 महीने की ये फसल हो चुकी है इस वक्त, तो जो खाद वगैरह है, ये जब उर्वरक डालते हैं आप, तो कब कैसे डालते हैं इसमें? खाद हम बुआई के समय बेसल ड्रेसिंग में डालते हैं। हाँ हाँ। और उसके बाद हम जब फसल 22 दिन की हो जाती है तो 22 से 25 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते हैं जी। और फिर उसके बाद हम यूरिया की ट्रैप ड्रेसिंग, वो उठाने पे यूरिया की ट्रैप ड्रेसिंग करते हैं। लगभग 2 से 3 बार मान सकते हैं कि इसमें 2 से 3 बार यूरिया की करते हैं ट्रैप ड्रेसिंग। बाल आने के टाइम, गाल में जब आता है तब हम इसकी मतलब ट्रैप ड्रेसिंग करते हैं लास्ट में। श्री राम वर्मा जी, इस बार जो है मौसम लगातार परिवर्तित हुआ है, क्योंकि जिस वक्त ये बुआई की गई थी उस वक्त काफी ठंड थी, अभी मौसम में परिवर्तन है, तो इस दौरान जो सिंचाई की व्यवस्था आपने की है वो किस तरीके से की है? सिंचाई हम जो है शाम को करते हैं। हाँ। रात में करते हैं तो हवा का प्रभाव नहीं रहता है जी, तो फसल जो है पानी रात में पड़ लग जाता है तो गिरने का संभावना कम रहती है। तो लगभग एक फसल के दौरान कितनी बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है? 3 से 4, अगर टाइम से बुआई है तो 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पूरे फसल के दौरान पड़ती है। श्री राम वर्मा जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे आप ये लगभग 2 से 3 सालों से लगातार ये सीड ड्रिल के माध्यम से ये खेती कर रहे हैं, गेहूं की बुआई कर रहे हैं, इससे पहले जब आप बुआई करते थे परंपरागत तरीके से, तो आपको क्या अंतर महसूस हुआ? पहले की उत्पादन में और अब के उत्पादन में कितना अंतर आया? पहले हमको जो है करीब 15 कुंटल एकड़ में पैदावार होती थी जी। अब 20 से 22 कुंटल से ज्यादा पैदावार मिल रही है, तो इससे हमको जो है उत्पादन ज्यादा मिल रहा है। और खाद हम पहले डालते थे तो 2 गुना ज्यादा डालते थे, अब हम एकड़ में जो है उससे आधी खाद डालते हैं। तो हमको जो है खाद में भी लागत में भी कम और फायदा है, और मतलब जो है उत्पादन में ज्यादा लाभ है। यानी कि हम अगर आपसे एक व्यक्तिगत और सवाल करें कि जैसे आप पहले परंपरागत तरीके से किया करते थे, अब के उत्पादन में जो लाभ का है, कितना गुना आपको लग रहा है कि मुझे इतने गुने का फायदा हुआ है, किसान भाई ऐसा करना चाहिए? हमको करीब 20 से 25 गुना फायदा ज्यादा हुआ है। अगर आप परंपरागत तरीके से खेती ना करके अगर सीड ड्रिल के माध्यम से करते हैं तो एक अंतर आता है, लगभग 15-20 गुने का अंतर आता है। किसान भाई इस तरह से कर सकते हैं। हम आपके व्यक्तिगत अनुभव जानना चाहते हैं, जब आपने जो 2 से 3 साल का लगातार का अनुभव कि इस तरह से गेहूं बुआई, क्योंकि हमारे देश में जो है वो गेहूं धान मुख्य फसलों में से आती है, तो गेहूं की अगर हम बात करें तो क्या आपके अनुभव रहे? किसान भाइयों को किस तरह इन अनुभव को अपनाकर खेती करनी चाहिए? आपके व्यक्तिगत अनुभव जानना चाहते हैं। किसान भाइयों को जो है लाइन में सोइंग करना चाहिए और समय पे इसको में खाद बीज डालना चाहिए और मतलब नया सीड का प्रयोग करना चाहिए जी, प्रमाणित या आधारित सीड का प्रयोग करना चाहिए। इससे हम किसान भाइयों को ज्यादा लाभ। सामान्यतः ये कहा जाता है वर्मा जी की जो है खेतों का निरीक्षण बहुत जरूरी होता है, यानी समय समय पर अगर आप खेतों का निरीक्षण करते रहेंगे तो जो कमियां होंगी आपको दिखती रहेंगी, आप उसकी उन कमियों को दूर करते रहें और एक बेहतर उत्पादन करते रहें। तो आपको क्या लगता है कितनी बार किसान भाइयों को कब निरीक्षण करते रहना चाहिए और देखभाल करनी चाहिए फसलों की? किसान भाइयों को दूसरे तीसरे दिन अपने खेत का निरीक्षण जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमको ये पता चल सके कि खरपतवार नाशिक कब प्रयोग करना है, क्या इसकी निराई कब करना है, इसकी सिंचाई कब करना है, इसमें खाद कब डालना है। तो इससे किसानों को जो है इससे ज्यादा लाभ होता है कि हम समय पे अपने खेतों को अच्छी तरह से कर सकें, जब जिस चीज की जरूरत हो हम खेतों में पहुंचा सकें। खासकर दिक्कतें बीमारियों और खरपतवार में ज्यादा आती है कि समय पे लग जाते हो, पता भी नहीं चलता है। जैसे कि हम देख रहे हैं इस वक्त जो है आपके खेतों में लहलहाती हुई फसल खड़ी हुई है और हम हरियाली भरी जो है ये फसल देख सकते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, अगर किसी तरीके का कोई रोग या कीट लग जाते हैं, खासकर रोगों की बात करें, तो आप इसके लिए क्या करते हैं और कैसे बचाव इसके लिए करते हैं आप? जब इसमें कोई रोग या कीट लग जाता है जी, तो हम मतलब जो है इसमें दवा का वैज्ञानिकों से सलाह लेकर जो दवा बताते हैं उस दवा का छिड़काव करते रहते हैं। कितने घनत्व आपको क्या लगता है, कितने ज्यादा गुना आपका उत्पादन मतलब जो है फसल आपको दिखती है, क्या घनत्व रहा है आपके खेतों में? 20 से 25 गुना ज्यादा फसल में हमको जो है पैदावार मिलेगी। चलिए, आपका इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो किसान भाइयों, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे श्रीराम वर्मा जी से और जान रहे थे उनके अनुभव की कैसे जो है वो लगातार जो गेहूं की बुआई कर रहे हैं 2-3 सालों से सीड ड्रिल की विधि से, वो किस तरीके से कारगर है। आइए अब हम जानते हैं वैज्ञानिक महोदय से, कृषि वैज्ञानिक महोदय से, और उनसे जानते हैं कि जो ये सीड ड्रिल तरीका है वो कितना कारगर है, परंपरागत ढंग से जो खेती होती उससे ज्यादा कितना बेहतर उत्पादन हम गेहूं का प्राप्त कर सकते हैं। और इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायबरेली से कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. कनौजा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहता हूं कि ये जो सीड ड्रिल के माध्यम से जो गेहूं की बुआई होती है वो कितनी कारगर है किसान भाइयों के लिए। जी, बहुत सही प्रश्न आपने पूछा है। जैसा कि किसानों की बेहतरी के लिए, फसल के उत्पादन की वृद्धि के लिए वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर तमाम नई तकनीकी जो है वो लाई जाती हैं। ऐसे में जहां तक सीड ड्रिल से गेहूं की बुआई की बात है, तो इस तकनीकी का जो खोज है वो जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी के द्वारा इजाद की गई है। और इसमें होता यह है कि सीड ड्रिल के द्वारा जो है गेहूं की बुआई जो है लाइन में करनी होती है, जैसा कि आमतौर पर किसान भाई जो है गेहूं की बुआई छिटकवा विधि से करते हैं। अब बात आती है कि ये तकनीकी जो है किस तरह से कारगर है और इस तकनीकी का वर्तमान में किसानों के द्वारा कितना प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए, हमारे पश्चिमी यूपी में तो किसान जो है काफ़ी हद तक सीड ड्रिल से बुआई करते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्रों में अभी सीड ड्रिल के द्वारा जो है बुआई जो है काफ़ी कम होती है। ऐसे में हम लोग बराबर किसानों के साथ जो है समन्वय बनाकर उनकी बुआई कराते हैं। जहाँ तक सीड ड्रिल तकनीकी अपने आप में गेहूं की उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए बहुत ही अच्छी तकनीक है, जिसको अपनाकर किसान भाई बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब इस तकनीकी में जैसा कि मशीन है सीड ड्रिल, और उस सीड ड्रिल में 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक में खाद रखा जाता है और एक में बीज। अब बात होती है कि जब इसकी बुआई होती है तो उसमें एक एडजस्टमेंट होता है जिसके द्वारा बीज की मात्रा और खाद के द्वारा हम पहले से निर्धारित करते हैं कि हम प्रति हेक्टेयर में कितना बीज डालेंगे और कितनी खाद डालेंगे। आमतौर पर छिटकवा विधि में किसान भाई बीज का भी ज़्यादा प्रयोग करता है और खाद का भी प्रयोग वो ज़्यादा करते हैं। तो जब आमतौर पर समय से बुआई के लिए 100 किलोग्राम बीज जो है प्रति हेक्टेयर के लिए निर्धारित है, और वहीं पर किसान छिटकवा विधि में करीब 150 किलो तक बीज का प्रयोग करता है। तो जब हमने लाइन से बुआई के लिए बीज की मात्रा निर्धारित की और खेत में जब सीड ड्रिल से इसकी बुआई की, तो ऐसे में जो बीज की मात्रा है वो एक तो लाइन से लाइन 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होती है, और साथ ही साथ जो पौधों के बीच में दूरी होती है वो भी एक मेंटेन डिस्टेंस होती है, जिससे कि हमारी बुआई जो है सुगमता पूर्वक एक तो लाइन में हो जाती है। बाद में जो पौधों की संख्या है वो एक सामान्य रूप से संख्या होती है, जबकि छिटकवा विधि में बहुत ही पौधे घने हो जाते हैं, जिसकी वजह से पौधों का विकास जो है उतना बेहतर नहीं हो पाता है। उत्पादन मिलता है, ठीक उत्पादन मिलता है, लेकिन जैसा कि सामान्य से बोने वाली हमारी प्रजातियों की जो पोटेंशियल है वो 60 से 65 कुंतल प्रति हेक्टेयर है, जबकि छिटकवा विधि से किसान भाई बोकर कहीं 40 कुंतल, कहीं 45 कुंतल इस तरीके का एवरेज उत्पादन मिलता है। और इसी वजह से हमारे प्रदेश की जो उत्पादकता है गेहूं की वो 30 से 35 कुंतल के बीच में है, और औसतन यही हमारे रायबरेली जनपद में भी 30 से 35 कुंतल का ही उत्पादन मिल पाता है। डॉक्टर साहब, यानी यूं कह सकते हैं कि जो छिटकवा विधि से परंपरागत तरीके से गेहूं जो है बुआई होती रही, किसान भाई करते रहे, उसमें क्या होता है कि गेहूं कुछ जो बीज होता है वो खराब भी हो जाता है, वो सही जगह नहीं पहुंच पाता है। तो बेहतर तरीका ये सीड ड्रिल से करें तो एक लाइन से लाइन जो है एक निश्चित दूरी पर बीज की बुआई होती है, और जो पौधे हैं उनको जो उत्पादित होते हैं, जो जैसे बड़े होते हैं, उनको एक जगह मिलती रहती है अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छी बढ़ोतरी के लिए, उनको खाना पूर्ति सही समय पर और उनको सबको बराबर मिलता रहता है, जो खाद वगैरह पड़ती रही, सिंचाई होती रही तो बराबर मिलती रहती। तो इसलिए जो है वो परंपरागत तरीके जो खेती होती है उससे उत्पादन पर जो एक वृद्धि होती है। जो खाद की बात आप कर रहे हैं शुरुआती दौर में कि बीज के साथ ही खाद डाल दिया जाता है, उसके बाद अगर खाद डालते हैं तो कब और कितनी मात्रा में डालना चाहिए? जी, पहले तो हम ये बताएंगे कि जो हमने अभी आपको बताया खाद और बीज एक साथ गिरते हैं, इसमें होता क्या है कि लाइन जब सीड ड्रिल चलता है तो नीचे जो है वो खाद गिरती है और ऊपर बीज गिरता है। ऐसे में क्या होता है कि जो हमारी कम घुलनशील फास्फोरस और पोटास है वो जब लाइन में ही पड़ी होती है तो वो घुलकर पौधों को अधिक मात्रा में उपलब्ध हो पाती है। और जैसा कि आपने भी बोला कि बीज काफी वेस्ट हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से खाद भी वेस्ट होती है, क्योंकि दाने कहीं पर होते हैं, खाद कहीं पर होती है, वो घुलकर पौधों को नहीं मिल पाती है प्रॉपर वे में, तो वो हमारी जो खाद है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाती है, अनुपयोगी रह जाती है। तो इसमें जो है खाद का जो
इस्तेमाल है वो भरपूर हो पाता है। जो संस्तुत मात्रा है जैसे 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलो पोटास और 60 किलो फास्फोरस, तो फास्फोरस और पोटास की तो पूरी मात्रा किसान उसी वक्त दे देता है। यूरिया की जो मात्रा है यानी नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो आधी जो है वो बुआई के वक्त में, और आधी मात्रा को वो 2 बार जो है स्प्लिट डोजेस में, पहली जो सिंचाई 21 से 25 दिन पर होती है, उसके बाद खेत के ओट में आने के बाद उस आधी मात्रा का आधा भाग जो है वो ओट में आने पर, पहले ओट में आने पर, और दूसरी जो मात्रा जो बची हुई है टॉप ड्रेसिंग की, वो जब आपका पौधा गाला में आता है यानी हमारे हिसाब से बूटिंग स्टेज होती है यानी बाली निकलने की अवस्था जो होती है, उस वक्त वो मात्रा किसान भाई दे देते हैं, और जिससे कि खाद बराबर पौधों को मिलती रहती है और पौधों का विकास अच्छा होता रहता है। यानी लगभग 2 से 3 बार की आवश्यकता होती है खेतों में खाद डालने के लिए। साथ ही साथ सिंचाई के बारे में भी जानना चाहेंगे कि सिंचाई कब और कितनी मात्रा में करनी चाहिए ताकि जो है वो पौधों को जो बढ़ोतरी के लिए उनको फायदा मिलता रहे। देखिए, गेहूं की जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं, क्रांतिक अवस्था का मतलब जिस वक्त पौधे को पानी की अधिक आवश्यकता होती है वो आपकी 6 अवस्थाएं हैं। यानी कि वो सभी क्रांतिक अवस्थाओं में खेत में नमी होनी चाहिए, पानी उपलब्ध कराना चाहिए। लेकिन जैसे मौसम की बात है या कहीं पर जो सीपेज वाले एरियाज हैं वहाँ पर नमी बरकरार रहती है, उस हिसाब से औसतन जो हमारे सामान्य क्षेत्रों के होते हैं वहाँ 4 से 5 सिंचाई में जो है वो काम हो जाता है। और ख़ास तौर से क्रांतिक अवस्थाओं में जैसे कि पहली 21 से 25 दिन की जब द्वितीय जड़ों की निकलने की अवस्था होती है, फिर आपकी टिलरिंग की अवस्था होती है, फिर उसके बाद जो है गांठ बनने की अवस्था, फिर गाला यानी कि बाली निकलने की अवस्था, फिर दुग्धा अवस्था, ये सब क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। तो इन अवस्थाओं में सिंचाई का प्रॉपर इंतजाम विशेष महत्व है और किसान भाइयों को ये इन अवस्थाओं पर सिंचाई ध्यान रखना चाहिए। खेत में एक बराबर नमी बनी रहनी चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब हम इस वक्त खेत को देख सकते हैं, काफ़ी हरी भरी फसल हमारे बीचों बीच खड़ी हुई है, यानी यूं हम कहें कि हम फसल के बीचों बीच हम लोग खड़े हुए हैं। तो जो ये रोग वगैरह लग जाते हैं, सामान्यतः देखा जाए परंपरागत ढंग से जब हम खेती करते हैं तो अक्सर ये समस्या हम सभी किसान भाइयों के सामने आती ही है और फिर उसके बाद में हम उसका निवारण करते हैं। तो ये जो सीड ड्रिल तरीका है, इसके करने के बाद कितना कमी आई है और अगर आती भी है तो उसके लिए किसान भाई क्या करें? देखिए, बहुत ही सही आपका प्रश्न है कि जो बुआई के साथ ही साथ जो समसामयिक काम लगातार हमें किसान भाइयों को करते रहना चाहिए। सिंचाई की बात है, खरपतवार प्रबंधन है, अगर कोई कीड़ा बीमारी लग गया उसकी बात होती है। तो जब हम सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो कहीं ना कहीं खेत किसान जो है बढ़िया रूप से तैयार करते हैं। और इसमें जो खर बनने की जो बात होती है ना, तो वो 1-2 जब खेत तैयार करने के वक्त जब किसान तैयार करते हैं तो अंकुरित होकर कहीं ना कहीं वो खेत में ही खरपतवार को पहले ही नष्ट कर दिया जाता है। ऐसे में आप इस खेत में भी देख सकते हैं, इस खेत में पहली बात तो खर की समस्या रही ही नहीं क्योंकि खेत को बढ़िया से तैयार किया गया था। और दूसरी बात यह है कि जब हमें समसामयिक क्रिया करनी होती है गेहूं के खेत में, तो कहीं ना कहीं छिटकवा विधि से जब होता है तो किसान जब बार बार खेत में जाता है तो उससे उसका पौधा काफ़ी नुकसान होता है, जिसका सीधा असर जो है वो उत्पादन में पड़ता है। तो जो भी समसामयिक कार्य हैं, जहाँ तक खरपतवार की बात है तो खरपतवार प्रबंधन बहुत ही आवश्यक होता है गेहूं में। लेकिन रोग की बात है तो इत्तेफाक से गेहूं में थोड़ी हमारी रोग की समस्या कम रहती है। लेकिन कीट की बात करें तो जब माहू का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और क्योंकि सरसों भी हमारे क्षेत्र में होती है तो सरसों का कीट जो है वो माहू वो गेहूँ को भी नुकसान पहुँचाता है। तो ऐसे में अगर कहीं कोई शिकायत होती है तो किसान भाई हम लोग से संपर्क करके और दवाओं का हम उनको बताते हैं। जैसे कि प्राथमिक अवस्था में अगर हम जैविक के रूप में नीम का तेल का प्रयोग करें तो वो अच्छा है। अगर कोई समस्या है तो आप रासायनिक दवाएं हैं, मोनोक्रोटोफास इत्यादि, वो किसान जो है वो डाल लेता है। एक महत्वपूर्ण बात हम और बताना चाह रहे थे कि जब हम सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो जो फसल की परिपक्वता के समय जब आखिरी सिंचाई किसान भाई करते हैं उस वक्त बहुत ही सावधान रहने की जरूरत पड़ती है और किसान से सिंचाई की मांग की वजह से ये चीज़ गड़बड़ा जाती है। तो इस विधि में फसल की जो गिरने की समस्या होती है वो नहीं हो पाती है, फसल गिरती नहीं। जैसा कि आपने बताया कि जो है सीड ड्रिल किस तरीका है बुआई करने का और किसान भाई को अपनाना चाहिए। आपने ये भी बात बताई कि जो है परंपरागत तरीके से करते हैं छिटकवा विधि से तो वो बीज छितरा जाते हैं, अलग अलग पौधे भी नष्ट हो जाते हैं। इस विधि में फायदा एक ये भी है कि लाइन से लाइन बुआई हो रही है, पौध से पौध की दूरी निश्चित है, तो खरपतवारों को पनपने के लिए जगह ही नहीं है। तो एक बेहतर तरीका है, किसान भाई को अपनाना चाहिए और उत्पादन जो है उससे प्राप्त करने कम लागत में बेहतर उत्पादन वो प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
नमस्कार। खेती की जानकारी के बाद अब प्रस्तुत है मौसम समाचार। मौसम में पिछले दिनों पारा बढ़कर 33 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे फरवरी में अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास होने लगा। आने वाले दिनों में संभावना है कि ठंड का असर धीमे धीमे कम होगा और तापमान में 1-2 दिन थोड़ी गिरावट आ सकती है। इस दौरान अधिकतम औसत तापमान लगभग 28 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान औसत रूप से 9 से 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके साथ ही हवाएं औसतन 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।